नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे 25 अगस्त का न्यूज़ एनालिसिस। इसके माध्यम से हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स, सीजी व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और साथ ही सीजीपीएससी मेंस के विभिन्न प्रश्न पत्रों में इन टॉपिक्स का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला न्यूज़ है, आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दक्षिण कोरिया और जापान दौरे पर गए हुए हैं। तो देखिए क्यों गए हैं, तो ओसाका जो जापान की एक शहर है, वहाँ छत्तीसगढ़ पेविलियन भी बनाया गया है। और क्यों गए हैं, तो ओसाका में एक वर्ल्ड एक्सपो लगा हुआ है जो देश और राज्य के स्तर पर निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। तो इसमें ये हमारे लिए ये काम की चीज़ क्यों है कि वहाँ पर जो छत्तीसगढ़ पेविलियन बनाया गया है, हमारे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ पर छत्तीसगढ़ पेविलियन नामक मंच तैयार किया गया था जो छत्तीसगढ़ के संस्कृति, उद्योग व अवसरों का संगम प्रदर्शित करता है। तो आपको ये एमसीक्यू के लिए ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ ही यदि निबंध में इस प्रकार का पूछता है कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते निवेश और उद्योग का दौर, इस टाइप की कोई निबंध पूछता है, और बिल्कुल पूछा जा सकता है क्योंकि जब जब राज्य सरकारें कोई योजनाएं लेकर आती हैं या नई नीति लेकर आती है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने भी हाल ही में नई उद्योग नीति 2024 से 2030 लॉन्च की है, तो हो ना हो आपको निबंध में भी इसको पूछा जा सकता है। तो आपको निबंध के लिए आपको कंटेंट यहाँ से तैयार होगा। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा है। सबसे पहले तो हमको याद रखना, छत्तीसगढ़ पेविलियन बनाया गया है कहाँ, ओसाका के वर्ल्ड एक्सपो के कार्यक्रम के लिए। वहाँ क्या क्या है, केवल वह सांस्कृतिक विविधता का उत्सव है, बल्कि छत्तीसगढ़ की सतत औद्योगिक प्रगति और वैश्विक निवेश अवसरों के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करता है। इतना आपको याद रखना है। किसके उपस्थिति में इसकी शुरुआत हुई, तो याद रखना सीएम हमारे गए हैं विष्णुदेव साय जी। ठीक है, कहाँ गए हैं, जापान के दौरे पर। ठीक है, और क्या क्या लिखा है इसमें, पवेलियन में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक समृद्धि, औद्योगिक शक्ति, पर्यटन की संभावनाओं को सुंदर रूप से पिरोया गया है। यह वैश्विक दर्शकों को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं से भी अवगत कराता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी से मिलता जुलता एक खबर है, देखिए लिखा है कि सीएम साय ने जापान से भेजा संदेश। सीएम साय ने जापान से भेजा संदेश, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो हमारे करंट अफेयर का न्यूज बनता है कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी कहाँ गए थे, जहां से उन्होंने इस प्रकार की सहकारिता से संबंधित, इससे संबंधित, सहकारिता से संबंधित। और जैसे सहकारिता की बात आती है, आप हमको तुरंत ध्यान आता है कि यूनाइटेड नेशंस ने वर्ष 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है। ठीक है, एक करंट अफेयर आपके लिए और पता चल गया, यूनाइटेड नेशन ने क्या घोषित किया है, 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। दूसरा, आपके ये मेंस के पेपर 5 जिसको GS3 भी कहते हैं, उसके सीजी इकोनॉमी जो हिस्सा है उसके सिलेबस में एक हिस्सा है आपका सहकारिता से संबंधित। ठीक है, उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका होगा सिलेबस, कहाँ कहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं, आपके एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों में ये कैसे आपके लिए यूजफुल होगा, उसके लिए हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपको न्यूज़ बताते जा रहा हूँ और आपको कनेक्ट कराते जा रहा हूँ। ध्यान से समझिएगा कि कैसे न्यूज़ आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो लिखा है कि प्रथम राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन हुआ, तो कहाँ हुआ, रायपुर में हुआ। ठीक है, यही सब आपका पहला हो गया, प्रथम राष्ट्रीय बुनकर। और कोई भी चीज जब पहली बार होता है तो हमारे लिए, हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रविवार को समापन हो गया। ठीक, वहां से सीएम साय ने जापान से संदेश भेजा था कि हथकरघा हमारी प्राचीन धरोहर है। अब ये तो ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इसमें क्या कमियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, इसको आगे हमारे कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी उजागर करते हैं। देखिए क्या कहा है कि राजकीय गमछा जो बना है वो अभी भी मशीनों से बन रहा है। कहाँ है, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे, मशीनों द्वारा बना होता है, लेकिन इसको बनना किससे चाहिए, हथकरघा से बना होना चाहिए। ठीक है, और अब इस सरकार की कोशिश है कि हमें अपने हथकरघा को बढ़ाना है। और आगे क्या लिखा, देखिए मैं जो बोल रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2025 को विश्व सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। प्रदेश में सहकारिता से समृद्धि को लेकर प्रयास हो रहे हैं। पैक्स समितियां, अभी आपको देखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ पैक्स समितियों की संख्या कितनी है। ठीक है, दुग्ध
मत्स्य वनोपज व अन्य समितियों को भी पंजीकृत मजबूत बनाया जा रहा है। अब आपसे यदि सीजीपीएससी मेंस में या निबंध में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं किससे सहकारिता से संबंधित, तो आपको ये लाइन याद रखना है कि जो राज्य सरकार है वो दुग्ध, मत्स्य, वनोपज व अन्य समितियों को भी पंजीकृत कर मजबूत बना रही है। और क्या क्या करना है इस पे, बुनकरों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, धागे तथा कच्चे माल की कमी पूरा करना, ठीक है, तथा उचित पारिश्रमिक के भुगतान पर भी चर्चा हुई। अर्थात छत्तीसगढ़ भी सहकारिता को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आया कहाँ कहाँ पे उपयोग होगा। तो इस तरह से आपको न्यूज को मल्टी डायरेक्शनल, समझ रहे हैं ना, मल्टी, बहु दिशाओं में, कि आपके सीजी व्यापम के एमसीक्यू के लिए कैसा ये कारगर हो सकता है, आपके पीएससी प्रीलिम्स के लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है, और साथ ही मेंस में भी कैसे आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस तरह से जब आप मल्टी डायरेक्शनल या मल्टी पर्पस तरीके से जब आप एक न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, तो आपके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला योजना, ठीक है, योजना का नाम क्या, सबसे पहले मैं बता दूं, योजना का नाम है मोर संगवारी योजना। क्या है, मोर संगवारी योजना। ठीक, तो अब ये कहाँ कहाँ आपके लिए काम आ सकती है, फिर वही, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, तब तक आप सिर्फ इसको एक इंफॉर्मेशन की तरह पढ़ेंगे, सूचना की तरह पढ़ेंगे, और सूचना एक कचरा के समान होता है जब तक आप उसको फिल्टर नहीं करेंगे। तो आपको सूचनाओं को फिल्टर करने आना चाहिए। तो आपके सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, ठीक है, इन दोनों में यहाँ से बनेगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, साथ ही आपके सीजीपीएससी मेंस में, ये आपके एसे में आपने देखा होगा, आप लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमेशा राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ न कुछ योजनाओं को या योजनाओं के सामूहिक रूप को एसे में मेंशन किया जाता है, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में विशेष रूप से। ठीक है, साथ ही आपके मेंस के पेपर नंबर 7, 5 और 7 में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में पूछा जाता है, और ये आगामी आने वाले समय में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इन योजनाओं को अच्छी तरह से ध्यान में लाना है। ठीक है, दोनों का तरीका अलग अलग होता है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में कब प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, प्रारंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं, कौन कौन से लाभ हितग्राहियों के लिए शामिल हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। वही जब हम मेंस में आते हैं तो मेंस में इस बारे में पूछा जाएगा, इसके बारे में, इसके क्या प्रावधान है, इसके लाभ क्या हैं। ठीक है, प्रावधान, लाभ, उद्देश्य जब पूछाते हैं इनको आपको शब्द देना पड़ता है, तो वही शब्द यहाँ दिया गया है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले इस मोर संगवारी योजना में कितने दस्तावेज शामिल हैं, तो आपको ध्यान रखना 27 दस्तावेज शामिल है। ये 27 दस्तावेज क्या है हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और आप घर बैठे ही बनवा सकते हैं, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी कार्यालय आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अभी तक देखिए लाभ के बारे में पूछा जाए मेंस में तो आपको बताना है, अब तक 4 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं, इसके आउटकम भी आ गए। तो कोई भी योजना कैसे फ्रूटफुल होती है हम उसके समीक्षा के दौरान या उसके रिजल्ट को देख के बता सकते हैं इस योजना का कितने लोगों को लाभ मिल रहा है या कितना लाभ मिला है। ठीक है, अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ पे लागू है, सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए, क्या पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है, क्या सिर्फ ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू है, क्या नगरीय निकाय में लागू है। जब तक ये नहीं पता चलेगा तब तक हमारा क्वेश्चन या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सही हो इसकी गारंटी कम है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह योजना वर्तमान में राज्य के सभी 14 नगर निगम ना, और 44 नगर पालिका परिषद और साथ ही 2 नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी गौरेला में संचालित हो रही है। अर्थात नगर निगम सभी, लेकिन सभी नगर पालिका परिषद में हो रही है क्या, नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे कितने नगर पालिका परिषद है, 54, और नगर पंचायत में कितनी, सिर्फ 2, वो भी अंबागढ़ चौकी और गौरेला में संचालित हो रही है। आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इससे यहाँ भी या पढ़ लीजिए कहाँ का मंदिर है, स्वाद बाकी मोगरा, लोरमी, पंडरिया में भी शुरू किया गया। ठीक, अब एक आता है कि आवेदन कैसे करें, तो आपकी प्रक्रिया दी गई है, इसका इंपॉर्टेंस कम है, आप फिर भी एक नजर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि न केवल हमारे एग्जाम्स के लिए बल्कि व्यवहारिक जीवन के लिए भी जरूरी है। हमारा सबसे पता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को समय लेना चाहूंगा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मैं सीजीपीएससी का मैं एक से इंटरव्यूअर रहा हूँ, मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ अपने अनुभव के अनुसार, और साथ ही सीजी व्यापम के माध्यम से सीजी सेट क्लियर किया हुआ हूँ। इसलिए मैं अपने अनुभव के माध्यम से आपको यह कह सकता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह रहती है कि हम हर चीज को सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ते हैं।
ये जरूरी है, ये 80% जरूरी है कि आपको चीज़ों को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि इसी से आपको सफलता मिलेगी। लेकिन 20% हमको ये भी पता होना चाहिए ये हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए कितना उपयोगी है। अब हम इसको रट के पढ़ के निकल जाते हैं, बाद में इन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन जब वही 20% एड ऑन कर देते हैं कि व्यवहारिक जीवन में कितना उपयोगी है, तो एग्जाम यदि इसको भूल गया तो ये तो कम से कम याद आ ही जाता है, और इसके बेस पे आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आप जब इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसमें आगे जो 27 जो सेवाएं हो क्या क्या हैं, मैं सारा तो नहीं बता पाऊंगा, फिर भी आपको देख लेना है, क्योंकि पूछ सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में कि मोर संगवारी जो योजना चल रही है, मोर संगवारी योजना, उस निम्नलिखित में से कौन सी जो वो लाभ है या प्रमाण पत्र है, दस्तावेज है, उसमें शामिल नहीं है या शामिल है, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ कुछ बता दे रहा हूं मैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मतलब आपके वर्ग SC ST OBC से रिलेटेड, आपका इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपका मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, तो ये सब दिए गए हैं। आपको एक नज़र इसको देखना है, क्योंकि क्या क्या शामिल है क्या क्या शामिल नहीं है आपको पता होना चाहिए। तो ये यदि मेंस की बात करूं मैं थोड़ा सा, तो मेंस में आपको ये 2 से 4 अंक में ही पूछे जाएंगे। उसमें क्या होता है, कब से प्रारंभ हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, आपको ऐसे ही वहां पे फॉर्मेटिंग करना है अपने आंसर का। मैं आपको साथ साथ ये भी सिखाते चल रहा हूँ, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। यदि किसी कोचिंग संस्थान में आप देख जाते हैं या तो आप कहीं और अन्य जगह सीखते हैं तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो आपको मैं अपने अनुभवों के माध्यम से बता रहा हूँ कि अंक कैसे ज्यादा बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि लिखते सब वही कंटेंट है, लेकिन आपके प्रेजेंटेशन का भी खेल होता है कहाँ पे, मेंस में। ठीक है, तो अपना प्रेजेंटेशन भी आपको सुधारते चलना है। प्रारंभ, उद्देश्य, लाभार्थी कौन है, ठीक है, और कहाँ इसका विस्तार कहाँ तक है, अर्थात वही नगर निगम नगर पालिका आपको बताना है। फिर कौन कौन सी सेवाएं इसमें प्रदान की जाती, इतना आप जब लिख ले जाएंगे और यही फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको अंक अर्जित करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे आपको इस पेज में आपको 3 न्यूज देखने को मिलेंगे। सबसे पहला न्यूज है आपके MCQ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके MCQ अर्थात व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि कैसे व्यापम के प्रश्नों का भी नेचर चेंज हो रहा है। तो आप वही लकीर के फकीर ढाक के 3 पात जैसे परंपरागत नहीं बने रह सकते, और आप ये भी नहीं सोच सकते कि हम तो CGPSC की तैयारी नहीं करते हैं, तो CG व्यापम की तैयारी करते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, आप अभी हाल ही में जो CGPSC द्वारा लिया गया ADI का पेपर और CG व्यापम द्वारा लिया गया ADO और एक्साइज कांस्टेबल का पेपर आप देख लीजिए, एक्साइज कांस्टेबल का, और आप मेरे अंतर करके बताइए कौन से किसके द्वारा आयोजित परीक्षा ज्यादा टफ था, फिर आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ, आप ये बोल के नहीं छोड़ सकते कि ये तो हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं, सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस ही पूछा जा रहा है तो। ठीक है, तो आपको थोड़ा वो ध्यान में रखते रखे रहेंगे तो एलिमिनेशन के मेथड से कम से कम आपके क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है, ये भी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ऑपरेशन सिंदूर ने ये बता दिया कि अभी हमको अपने आंतरिक रूप से और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए हमको अपने डिफेंस सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। तो इसी की ओर आगे बढ़ते भारत ने हाल ही में एक सिस्टम बनाया है। भारत ने देखो लिखा है एकीकृत हवाई रक्षा हथियार प्रणाली, IADWS, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वॉरफेयर सिस्टम या वेपन सिस्टम। ठीक है, ये बनाया, ये क्या है मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा, मैं इसी से आपको इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ। एकीकृत मतलब होता है, इंटीग्रेटेड मतलब हवा से, हवा में सतह से किसी भी प्रकार की, देख रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड मतलब, इंटीग्रेटेड शब्द वहीं प्रयोग किया जाता है जहां पे बहुउद्देशीय हो या बहुस्तरीय हो, दिशात्मक हो, जहां बहु शब्द का प्रयोग है, अर्थात बहुत से काम उसमें लिए जा सकते हैं। देखिए लिखा है, यह बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली धीमी उड़ान वाले ड्रोन से लेकर दुश्मन के तेज गति वाले विमानों और मिसाइलों को हवा में मार गिराने में सक्षम है। समझ में आया? फिर से देखिए, इंटीग्रेटेड से आप समझ सकते हैं, और भारत द्वारा एक ऐसी हथियार प्रणाली बनाई गई है इस क्षेत्र में, हवाई रक्षा क्षेत्र में, हवाई मतलब हवा में। बता रहा हूं, किसी भी चीज को रटना और समझने दोनों में अंतर है। इसी को रटने वाले याद करते रहते आंख बंद करके, और आपको मैं बता रहा हूं, देखिए इसी शब्द को तोड़ दीजिए, फिर से बता रहा हूं मैं आपको। देखिए कि एक ऐसी हथियार प्रणाली भारत द्वारा निर्मित की गई है, प्रणाली अर्थात सिस्टम, जो हवाई रक्षा के क्षेत्र में, हवाई मतलब हवा में, तो आपको एक चीज क्लियर हो गया कि सतह वाला मामला नहीं है, हवा में मारेगा कुछ भी चीज को, हवाई रक्षा अर्थात हवाई क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करेगा। और इंटीग्रेटेड है तो अर्थात ये एक से ज्यादा काम करेगा। तो एक से ज्यादा काम क्या है, देखिए यह बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है। यह प्रणाली
धीमी उड़ान वाले ड्रोन से लेकर दुश्मन के तेज गति वाले विमान और मिसाइलों को हवा में मार गिराएगी। समझ रहे हैं? न केवल ड्रोन, न केवल विमान, बल्कि मिसाइलों को भी धीमी गति से लेकर के तेज गति तक। यही तो इंटीग्रेटेड का उद्देश्य है कि ड्रोन, विमान, मिसाइल, साथ ही धीमी गति से लेकर तेज गति सभी को मार सकेगा। ठीक है। और तो ये कैसे संभव होगा, एक प्रश्न उठता है ना, ऐसे कैसे संभव होगा, उसको पता कैसे चलेगा? तो वही तो इसकी खासियत है कि देखिए क्या है, इसमें त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा में मार करने वाले सभी स्वदेशी मिसाइलें और शक्तिशाली लेजर हथियार शामिल हैं। कौन सा, ये देख के, ये जो सिस्टम है ये देख के पहचानेगा कि सामने ड्रोन आ रहा है कि विमान है कि मिसाइल है। उसी हिसाब से यहाँ से स्वदेशी मिसाइलें निकलेंगी, लेजर हथियारें निकलेंगी। ऐसा नहीं कि सबके सब एक साथ निकल और जाके मार, नहीं, अपने टारगेट के हिसाब से ये पता लगाएंगे कि इसमें ड्रोन है कि क्या, सामने कौन सा टारगेट है दुश्मन का जिसको हमको समाप्त करना है। उसी हिसाब से इसमें से हथियार निकलेंगे और इसमें इस प्रकार के हथियार से ये लैस होगी। समझ रहे हैं? ये देखिए लिखा है, तत्काल खतरों का पता लगाकर हमला करती है। तो ये भारत की रक्षा क्षेत्र में या सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी ताकत को प्रदर्शित करता हुआ ये एक नया वो शामिल किया गया है। ठीक है। अब देखिए दूसरा न्यूज में है, गगनयान मिशन अंतरिक्ष से वापसी के क्रू मॉड्यूल का परीक्षण कामयाब हुआ है। इसका भी परीक्षण किया गया है। क्रू मॉड्यूल का मतलब होगा जो हमारे अंतरिक्ष में, गगनयान मिशन के तहत जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हैं वो वापस कैसे आएंगे अंतरिक्ष से, इसी में लोग बैठ के वापस आएंगे, इसी का परीक्षण किया गया। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। इधर पहला एयर ड्रॉप टेस्ट सफल हुआ, इसी में बाहर आएंगे, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है गगनयान मिशन, ये देख लीजिए। तो पृथ्वी, अब देखिए यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे बन सकता है। कौन सी कक्षा में जाएंगे? सबसे पहले पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? पृथ्वी की निचली कक्षा। किसको कहा जाता है निचली कक्षा? तो 400 किलोमीटर के अंदर, पृथ्वी से 400 मीटर के अंदर आने वाली जो क्षेत्र होता है उसको निचली कक्षा कहा जाता है। कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? 3 अंतरिक्ष यात्री जाएंगे। ठीक है। और पृथ्वी पर वापस सुरक्षित आएंगे। उसी से संबंधित क्या है, ये इसरो द्वारा निर्मित क्रू मॉड्यूल है जिसमें लोग वापस आएंगे। ठीक है। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये एमसीक्यू तो ठीक है, आप यदि 2017, 2016, 2015 के मेंस के प्रश्न पत्र 4 को देखेंगे, जिसमें अप्लाइड साइंस वाला जो भाग है उसमें आपके मंगल मिशन, रीसेट, जो सैटेलाइट इमेजिंग है, रडार इमेजिंग सैटेलाइट है, उससे संबंधित ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसका मतलब स्पेस से रिलेटेड प्रश्न आपके मेंस में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। ये बता दिया मैं आपको पीएससी के प्रीलिम्स और व्यापम से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। आजकल कूट में प्रश्न आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे कूट में प्रश्न आ रहे हैं, तो आपको कूट के हिसाब से आपको अपने प्रश्न तैयार रखने होंगे। लेकिन आपको अपनी समझदारी विकसित करनी। आप इतना बड़ा सिलेबस कितना रट पाएंगे? कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, सरकारी वैकेंसीज धीरे धीरे कम होती जा रही है या लेट लतीफ हो रही है। इससे अभ्यर्थियों में थोड़ी निराशा दिख रही है। इसीलिए इस समय का आपको उपयोग करना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं एक बहुत बेहतरीन कि सरकारी योजनाओं का जो प्रभाव है या उसके लाभ है, सिर्फ सरकारी योजनाओं या सरकार के बलबूते नहीं होता है, उसको उसमें शामिल, क्योंकि योजना में कौन शामिल होता है? नागरिक, देश के नागरिक शामिल होते हैं। तो जब तक उनकी भागीदारी शामिल नहीं, उसमें अपनी सहभागिता वो लोग नहीं प्रदर्शित करेंगे, तब तक वो योजना सफल नहीं हो सकती। इसी का एक जीता जागता उदाहरण है। यदि कभी पूछा जाए कि सरकारी योजनाओं की सफलता में क्या बाधक तत्व होते हैं और उसकी सफलता में कौन सी चीजें जो उसको सफल बनाती हैं, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो कोई भी प्रश्न अब पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। और यदि नहीं बनता है आपसे, उसी तरीके को कैसे आपको पकड़ना है, वो इसी के लिए एक नया इनोवेशन मैंने प्रारंभ किया है। ठीक है। देखिए यहाँ सबसे पहला है कि 35 महिलाओं ने मनरेगा में सहेज लिया 2 लाख लीटर पानी। मनरेगा में, और हम लोग क्या समझते हैं, आप सब जानते हैं हमारे क्षेत्र में मनरेगा काम कैसा होता है। सिर्फ जाओ, ठीक है, बैठो और आ जाओ, नाम अपना एंट्री करा लो मास्टर रोल में, ऐसा खेल चल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भूतपूर्व जो हमारे छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रहे हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि मनरेगा के तहत जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, पैसों का बंदरबाट होता है। ठीक है। तो यहाँ आपको बस मैं ये बताना चाह रहा था, देखिए कैसे उन्होंने 5 हेक्टेयर जंगल में खंतियां, चाल और खाल बनाई ताकि इनमें बारिश का बहता हुआ पानी रुक जाए। इनके आसपास विभिन्न प्रजातियों के करीब 1000 पौधे भी लगाए ताकि इन जलाशयों को मजबूती मिले और पर्यावरण बेहतर हो। तो आपको जब यदि किसी प्रकार सरकारी योजनाएं, निबंध पूछे जाते हैं, ठीक है, तो क्या समस्या है, उन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं,
ये प्रश्न, या फिर सरकारी योजनाओं की सफलता में कौन सी चीज सहायक तत्व होते हैं। इस तरह से जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आप इसको उदाहरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इस रूप में उदाहरण के रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे चलें। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है आपके लिए, ये आपके एमसीक्यू के लिए है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप जानते हैं कि अभी हमारे एनएसए कौन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल जी। हाल ही में डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है, किसको? अनीश दयाल को। तो आपके लिए प्रश्न बनता है ना कि हाल ही में देश का डिप्टी एनएसए किसको नियुक्त किया गया है, तो अनीश दयाल जी को। ठीक है, दोनों एडी एडी देखिए, अजीत डोभाल एडी, अनीश दयाल एडी। तो आपको दयाल डोभाल ऐसे करके याद रखना है, डोभाल दयाल। ठीक है, कहाँ के हैं एक बार पढ़ लीजिएगा। 1988 बैच के आईपीएस हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं, सीआरपीएफ आईटीबीपी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। अब बहुत महत्वपूर्ण चीजें अभी आ रही हैं। आप देखे हैं कि इस साल के उसमें एसे में, ठीक है, निबंध में मेन से पूछा गया था क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज में आपको जैव विविधता संरक्षण के बारे में भी लिखना होता है। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण, और ये जैव विविधता संरक्षण बोलते हैं आपको मेंस पेपर 4 या ध्यान में आता है, जिसमें एप्लाइड साइंस या पर्यावरण में एक ये चैप्टर है जैव विविधता का संरक्षण। ठीक है, तो आंकड़े क्या बताते हैं, देखिए ये मैं क्या बता रहा हूं आपको। आईयूसीएन के अनुसार, अब ये आईयूसीएन क्या है आपको तुरंत सर्च करना है। आप पढ़ रहे होंगे, मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, और आप नहीं भी पढ़े होंगे तो आपको तुरंत गूगल करना है आईयूसीएन क्या है। देखिए आप हमारी आदत क्या होती है ना, जब हम पढ़ेंगे, जिस सिलेबस पढ़ेंगे उसी टाइम हम उसको देखेंगे। तो क्यों देखना, पहले से देख लेंगे तो हमारी तैयारी अच्छी से रहेगी, बाद में जब विषय उठाएंगे तो हमारा रिविजन हो जाएगा वहां पर। ठीक है, इस बात को जितना जल्दी आप समझेंगे उतना ज्यादा आप फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो आईयूसीएन क्या है, इसका नाम ही है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। देखिए नाम जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको संस्था को रटने की आवश्यकता नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संस्थान, एक ऐसा संगठन जो नेचर के कंजर्वेशन के लिए बनाई गई। कब बनाई गई है इसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्या इसका उद्देश्य है, ये सब आप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो न्यूज है ये है कि आईयूसीएन के अनुसार समुद्री व मुहाने के मैंग्रोव के साथ ज्वारीय दलदल, ठीक है, ज्वारी दलदल स्थलीय वनों की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। यही सब आपका एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्यादा कार्बन संग्रहित करता है। ठीक है, और ऑप्शन में दे देगा, ये सारी चीजों में दे देगा। ठीक है, और आपको चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहां से एक फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि समुद्री व मुहाने के मैंग्रोव, ज्वारी व दलदल किसकी तुलना में, स्थलीय वनों की। अब आप एक बात, अब मैं आपको लिंक करूं, आपको मजा आने वाला है ये लिंक सुन करके। यदि आप मेंस के निबंध में या मेंस के पेपर नंबर 4 में इस तरह के क्वेश्चन यदि 10, 8 नंबर या 15 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको सुन के मजा आएगा कि हम जो वृक्षारोपण या वनीकरण की बात करते हैं, अर्थात जंगल काटने के बाद वन लगाओ की बात करते हैं। वन क्यों लगाना, क्योंकि वन हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, और जो कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या करते हैं, सोखने का काम करते हैं, उसको अवशोषित करते हैं वो। लेकिन आप ये देखेंगे कि समुद्री व मुहाने के मैंग्रोव, क्या आप और मैं कभी समुद्री या मुहाने के मैंग्रोव वन लगा पाए हैं या लगा पाएंगे? कब लगा पाएंगे इसकी कोई समय सीमा है? नहीं है। जो ज्वारी दलदल होते हैं और स्थलीय वन, ये स्थलीय वन तो हम लगा सकते हैं, लेकिन कार्बन कौन ज्यादा संग्रहित कर रहा है, ये समुद्री और मुहाने के मैंग्रोव वन और ज्वारी दलदली। और ये पॉल्यूशन, ये किसके माध्यम से पॉल्यूशन हो रहा है, समुद्री प्रदूषण। आपके सिलेबस के हिस्से है समुद्री प्रदूषण। तो समुद्र यदि प्रदूषित होगा, ठीक है, ये अलग कभी हम पर्यावरण पर डिस्कस करेंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे समुद्री प्रदूषण क्या होता है, उसके किससे नुकसान होता है। तो उसके एक नुकसान में आता है कि समुद्री व मुहाने के मैंग्रोव को उससे नुकसान हो रहा है, तो कार्बन संग्रहण की क्षमता उसकी क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, घटेगी। ठीक है, तो यदि घटेगी उसकी क्षमता, तो जो वातावरण कार्बन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो हमको किसका संरक्षण करना आवश्यक है, समुद्री व मुहाने के मैंग्रोव वनों का। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा न्यूज है ये, और कितना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। यही पढ़ने के, इसी तरीके से आपको पढ़ने के लिए मैंने ये इनोवेशन शुरू किया है। ठीक है, ताकि मेरे पास जो अनुभव है वो आपके पास भी पहुंच जाए। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलते हैं आगे। एक हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज है, ये आपके एमसीक्यू के लिए नहीं है, किसी प्रकार के एमसीक्यू में काम नहीं आने वाला है, ये आपके काम आएगा मेंस के पेपर 4। देखिए आप कभी सिलेबस पढ़ने की कोशिश किए होंगे, मुझे थोड़ा सा
खुशी हो रही है कि आपको इसके माध्यम से सिलेबस भी याद होने वाला है। और आप कुछ दिन बाद, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप कुछ दिन बाद जब न्यूज़ पढ़ना अपने शुरू करेंगे ना, तो न्यूज़ को देखते ही आपको ध्यान में आएगा कि मेंस के किस पेपर से रिलेट हो रहा है। ठीक है, और आपको ये एग्जाम्पल के रूप में लिखने के लिए फायदेमंद होगा। मैं यहाँ पे आपको ना एक डिफिनेशन या एक कृषि है जिसकी बहुत चर्चा होती है, इवन बजट, केंद्रीय बजट 2024-25 या 23-24 में भी जिसका उल्लेख हुआ था, ठीक है, जिसको कहते हैं प्राकृतिक कृषि। मैं आपको वही यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। आप ये सबको ना बुक में ढूंढने चलते हैं, और आपके सामने जो सबसे सस्ता, सुंदर और डेली जो पत्रिकाएं आती है न्यूज़ की, उसमें आप ये सबको ढूंढ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ आपको सीखना है। कुछ दिन बाद आप ये मान के चलिए, आप 15-20 दिन यदि ये इस तरह के एडिटोरियल देखते हैं, इस तरह के न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप भी न्यूज़ को देखते ही पकड़ पाएंगे कि व्यापम में कैसे एमसीक्यू बन सकता है, प्रीलिम्स में कैसे एमसीक्यू बन सकता है, और मेंस के किस पेपर में किस तरह से काम आ सकता है। ठीक है, चले, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर लिखा है, मैं सबसे पहले क्या है मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि इसमें जैविक खेती और खुद ही खाद दवा तैयार करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने प्राकृतिक खेती को चुना। अब प्राकृतिक खेती होती क्या है, तो प्राकृतिक खेती होती है रासायनिक मुक्त खेती। ठीक है, क्या होती है, रासायनिक, जो रसायन डालते हैं ना हम लोग, डीएपी, यूरिया जैसे रासायनिक खाद, उससे मुक्त होती है। ठीक है, कैसे, देखिए, पहले खाद बनाना सीखा, और खाद के रूप में होता क्या है, तो आप क्या लिखना है, प्राकृतिक खेती से आशय रासायनिक खाद से मुक्त जैविक खाद या प्राकृतिक खाद का उपयोग करने से है, जिसमें क्या क्या शामिल है। देखिए, 200 लीटर पानी उपयोग किया इन्होंने, गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन, मिट्टी डालकर 1 सप्ताह तक छोड़ दिया, और खाद तैयार होने पर 3 बार छिड़काव किया। धान के साथ सब्जी में भी इसका प्रयोग किया, इससे खेती में हरियाली बढ़ गई। ठीक, दूसरा देखिए, फिर पौधे मजबूत होने से बीमारियां भी नहीं लगी। इससे फायदे देख रहे हैं, पौधे मजबूत होने से बीमारियां भी नहीं लगी। इसके बाद मैंने दवा के लिए 5 प्रकार के कड़वे पत्ते इकट्ठे किए, जिसमें नीम, करंज, पपीता, सीताफल के पत्तों को पकाने के बाद उसको उबाल कर 3-4 दिन छोड़ दिया। उसके बाद खेत में छिड़काव किया, इससे कीड़े भी नहीं लगे, और पहले एकड़ में 15,000 रुपए तक की लागत आती थी, वह अब घट करके 2 से 3,000 रुपए तक आ गई। देख रहे हैं, अर्थात आपको कृषि जो इनपुट है, कृषि इनपुट, उसकी लागत में 15,000 से सीधे 2 से 3,000 रुपए में आ गया। तो आपका 10 से 12,000 रुपए बच गया कि नहीं बचा, बचा ना। ठीक है, तो प्राकृतिक कृषि किसको कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं, आप ये लिख सकते हैं नहीं। देखिए, और दूसरी बात, गोबर गोमूत्र घर पर मिल जाता है। जब धान की कटाई हुई तो पैदावार में कोई अंतर नहीं दिखा, तो आपको लाभ देख रहे हैं ना, कोई अंतर। ये आपको पूंजीवाद का दौर चल रहा है, तो पूंजीवाद के दौर में आपको जो पूंजीपति है उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना होता है, तो तरह तरह की अफवाहें फैला करके इससे हमको दूर करते हैं। जब ये जो जिन्होंने प्रयोग किया, देखिए बूंदराम मांझी जी ने, कोरबा जिले से आते हैं ये, आप जो भी उस क्षेत्र में रहते होंगे जाकर के आप अपने आंखों से प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो धान की कटाई हुई तो पैदावार में कोई अंतर नहीं दिखा, पहला। दूसरा, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ने से पैदावार भी बढ़ने लगी। रासायनिक खाद के लिए मुझे किसी तरह का लोन लेने या समितियों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। देख रहे हैं, ये लाभ हो गया आपका। तो इस तरह से जब आप न्यूज एनालिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, आप खुद से पढ़ते हैं, समझ विकसित करते हैं, तो आपको किसी बुक या कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अपनी समझ से ही, ठीक है, पेपर के प्रश्नों को समझने और उसको हल करने और अपना प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए खुद ही सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, अगला है टेक्नोलॉजी के बारे में। ये दोनों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ आपको बदलते तकनीक के बारे में, ऐसा कुछ ऐसे में निबंध आता है, सॉरी निबंध पेपर में ऐसा कुछ प्रश्न आता है, टेक्नोलॉजी बदलते टेक्नोलॉजी का स्वरूप क्या है, कैसे कैसे, तो आपको ये एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं इसको। जैसे आपको पता है कि जो स्पेस एक्स के मालिक हैं एलन मस्क, उनकी एक कंपनी है न्यूरालिंक के माध्यम से ब्रेन चिप्स इम्प्लांट किया जा रहा है। तो ये ब्रेन चिप्स कैसे इम्प्लांट किया गया है, कैसे काम करता है, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको अदर सोर्स से समझ, यहीं से आपकी समझ विकसित हो जाएगी। जब यहाँ से आप समझ जाएंगे तो फिर अन्य जगह से आप इसके लिए कंटेंट तैयार कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और वैसे ही एक आगे है, जैसे अभी तक हम दूध पीते हैं गाय का, भैंस, बकरी और कई जगह इसके विकल्प भी हैं, जैसे भेड़ वगैरह का भी, लेकिन बढ़ती जनसंख्या के लिए, बढ़ती जनसंख्या के साथ इन पशुओं के दूध जो है आपूर्ति वो कम पड़ रही है। तो अब एक नया विकल्प आ रहा है, प्लांट मिल्क। अभी नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपके पेपर 4 में, मेंस के पेपर 4 में काम आ सकता है कि पर्यावरण संरक्षण के संबंधित कुछ पूछा जाएगा। तो ये कैसे है, क्या है, कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं शब्दावलियों का दौर चल रहा है, पूछ देगा प्लांट मिल्क क्या है,
ठीक है, ये कैसे पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपयोगी, इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको देखिए यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्लांट मिल्क है क्या, देखिए सोया, बादाम, जई, काजू और चावल का दूध उपलब्ध है। ये सभी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से युक्त होते हैं। ये प्लांट में बनाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लांट मिल्क। इन सब जो वस्तुएं हैं इनसे बनाया जाता है। पर्यावरण के लिहाज से भी ये डेयरी दूध के मुकाबले बेहतर है। इन सभी प्लांट मिल्क में लैक्टोज नहीं होता, इसलिए जिन लोगों को डेयरी का दूध पचाने में दिक्कत होती है उनके लिए बेहतर विकल्प है। समझ रहे हैं। प्लांट मिल्क का बाजार प्रमुख ब्रांड हिस्सेदारी कितनी, पर्यावरण पर असर क्या हो सकता है, इससे सेहत पर क्या असर हो सकता है, देखिए सब चीज लिखा है। सेहत और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। तो इसकी बढ़ती मांग, अर्थात मांग बढ़ती जा रही है, क्योंकि विकल्प नहीं है ना, विकल्प हमको लाना पड़ेगा। तो ये लिखा है कि प्लांट मिल्क क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको एक आज शब्दावली से परिचित करा दिया है कि प्लांट मिल्क क्या है, इसके लाभ क्या हो सकते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। ठीक है, हाँ एक ये थोड़ा सा हमारे लिए करंट अफेयर जैसे ही है। यदि एमसीक्यू में पूछ दिया जाए कि बिग टेट अलायंस की शुरुआत कभी थी, देखिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को, तो सबसे पहले स्टार्ट कभी थी, 9 अप्रैल 2023 को किसने शुरू की थी, पीएम मोदी जी ने। ठीक है, कहाँ देखिए जो बिग कैट अलायंस, इसमें 7 जो शेर के जो कैट की बिल्ली की प्रजातियां आती है, कौन कौन सी, शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 बड़ी बिल्ली। पूछ देगा कि बिग कैट अलायंस है उसमें कौन कौन सी कैट की प्रजातियां शामिल नहीं है या शामिल हैं, तो आपको 7 याद होने चाहिए, 7। ठीक है, याद करेंगे। इस आईबीसीए बिग कैट अलायंस का उद्देश्य क्या था, इनकी वैश्विक संरक्षण करना है। ठीक है, भारत के पास बाघों के एजेंडे पर दीर्घकालिक अनुभव है, तो ये सब जैव संरक्षण या प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है। भारत का वैश्विक स्तर पर, इस स्तर पर, वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी भूमिका निभाने की दिशा में भी एक कदम है। तो आपको यदि भारत का निबंध पूछा जाए, भारत का विश्व में बढ़ता हुआ कद, विश्व में बढ़ता हुआ कद, इस तरह की न्यूज पूछा जाए तो वहां पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पेपर नंबर 4 जो पर्यावरण है, वहां जल संरक्षण के क्षेत्र में कुछ पूछा जाए, क्या सरकार प्रयास कर रही है, क्या कर सकती है, तो आपको बताना है। 2 नंबर में पूछा जा सकता है 2 अंक में कि बिग कैट अलायंस, ये जो अलायंस है क्या है। ठीक है, तो अभी तक ये 90 देशों का गठबंधन है, बड़ी बिल्लियों के संरक्षण में रुचि रखने 90। तो हाल ही में कौन सा देश जुड़ा, इस तरह से यदि इस एग्जाम में पूछ दिया जाए, हाल ही में कौन सा देश इसका हिस्सा बना, तो नेपाल, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप एक बार पढ़ लेंगे क्या है। अब देखिए साथ ही ये आपके लिए थोड़ा सा आपके माइंड को परखने के लिए या आपकी तैयारी को और धार देने के लिए थोड़ा सा एमसीक्यू लगाया गया है। चलिए बताएंगे आप क्वेश्चन आंसर, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे इसके। ठीक है, उद्यम सखी पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की। अब देखिए उद्यम से रिलेटेड मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रटने की आवश्यकता नहीं, आप इसको पढ़े भी नहीं होंगे। उद्यम, उद्यम मतलब व्यवसाय शुरू करना, तो व्यवसाय संबंधित जो कार्य है वो कौन सा मंत्रालय कर सकते हैं, आपको ध्यान यहाँ पे बताना है। पहले आप बताएंगे फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। हाल ही में खबरों में रहा रूबेला रोग किस कारक के कारण होता है, तो आपको इसका भी आंसर बताना है। कारक क्या है, इसका वाहक क्या है, ठीक है, कौन इसको आगे बढ़ाता है इसका। फिर आदि कर्मयोगी अभियान किस मंत्रालय के, आदि शब्द आती है, आपको पता होना चाहिए आदिवासी। ठीक है, और आदिवासी बोलते ही आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्या इसका आंसर होगा। तीनों का आंसर आप बताएंगे, ठीक है। ठीक, मैं बताऊं इसका आंसर। इसका सबसे पहला आंसर मैंने आपको क्लियर किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, क्या है, ए। इसका उत्तर हो जाएगा बी, इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, आपको पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो आज आपको सीखने को मिला। ये आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपके जानकारी के लिए ही मैंने लगाया है। ये इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि कब मिली, ठीक है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे। ठीक, ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली में रमन में, ऑल इंडिया स्पीकर्स ना मतलब राज्य के जितने भी स्पीकर है विधानसभा के, उन सबकी मीटिंग हो रही है। ठीक है, तो बस ये याद रखना है इस बार की मीटिंग क्यों खास है। तो जो भारत सबसे पहले प्रथम निर्वाचित, आपको मैं यही बताने के लिए इसको इसका न्यूज कटिंग का महत्व है कि प्रथम निर्वाचित भारतीय स्पीकर जो ब्रिटिश शासनकाल में विट्ठल भाई पटेल, आपको याद होगा कि 2025 में केंद्रीय सेंट्रल असेंबली जो था, केंद्रीय जो सदन था, सेंट्रल सदन था, उसके पहले भारत के पहले निर्वाचित जो स्पीकर थे, भारतीय स्पीकर, वो थे विट्ठल भाई पटेल थे। उन्हीं की शताब्दी वर्ष समारोह पर यह आयोजन किया गया है। ठीक है, तो इतना ही इसका इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है। एक जनजाति आती है दिदाई जनजाति, तो आपको एमसीक्यू में पूछ दिया जाएगा कि निम्नलिखित जनजाति कहाँ की है दिदाई जनजाति, तो आपको याद रखना है उड़ीसा की है। उड़ीसा में किस क्षेत्र की है, तो मलकानगिरी जिला में निवास करती, मलकानगिरी जिले में निवास कर, लिखा है यहाँ पे, मशहूर उड़ीसा की मलकानगिरी जिले में निवास करती है।
वहां 13 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां हैं पीवीटीजीज। तो छत्तीसगढ़ में कितने हैं जी? छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा 5 और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2 पीवीटीजीज हैं। इन पांचों के नाम, ये दोनों के नाम, अर्थात कुल मिला के 7 के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। याद करके बताएंगे, यदि याद है तो ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। तो 13 विशेष समुदाय में शामिल हैं। चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में है, ठीक है, कि इस जनजाति की एक छात्रा ने नीट 2025 की परीक्षा पास की है। देख रहे हैं, अर्थात अब ये भी, यदि इनको, ये कौन कहता है कि शिक्षा का यदि अवसर मिल गया बराबर सभी को बराबर रूप से, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हमारी मिथक धारणाओं को तोड़ता है कि नहीं, कि आदिवासी लोग तो आगे नहीं बढ़ सकते, उनको कितना भी साधन दे दिया जाए वो तो वैसे बैकवर्ड रहेंगे। नहीं, इस मिथक को तोड़ा है इस बच्ची ने नीट 2025 क्लियर करके। यदि शिक्षा का सही अवसर मिल गया जो बाकियों को मिलता है, बाकी वर्गों को मिलता है, तो निश्चित तौर से वो भी आपके साथ बराबरी की लड़ाई करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपके मेंस में और किसी भी एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस आते हैं भाषा से संबंधित, प्रीलिम्स हो, व्यापम हो, इसमें आपको पूछ दिया जाए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, तो दिदाई जनजाति किससे संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड नस्ली से समूह संबंधित है, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार संबंधित रखते हैं। ये धार्मिक मान्यता है। यदि इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको इन सबको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। ये आपके सिर्फ वो जो डेली हम लोग का कवर कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कैसे टैरिफ वॉर संबंधी, वॉर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो अमेरिका एक तरफा जो भारत को परेशान करने की कोशिश कर रही रणनीति है उसके तहत, लेकिन भारत अभी भी अड़ी है। देख रहे हैं, भारत ने दिखाई कूटनीतिक ताकत, अभी भी नहीं झुका हुआ। क्यों नहीं झुका हुआ है? उसके पीछे कारण आप यहाँ थोड़ा पढ़ेंगे, और भारत के क्या क्या रुख रहे हैं और अमेरिका में किस बात की चिंता है। पूर्व विदेश मंत्री अमेरिका के कह रहे हैं कि भारत को दूर कर रहे हैं ट्रंप, ये अमेरिका के लिए चिंताजनक है। और साथ ही वहां अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है। यदि भारत के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ेगा तो वहां दाम बढ़ेंगे, कहाँ? अमेरिका में। और यूएसए में दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। एक सेक्टर है जो मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हेडलाइन है, आपको सब चीज बता सकता है कि भारतीय दवाएं अमेरिका में लाइफलाइन है, इसलिए टैरिफ से क्या है? बाहर है। तो आप यहाँ पे थोड़ा डेटा, ये डेटा आप पढ़ना सीखें। आप इससे जितना दूर भागेंगे तो ये भी आपसे दूर भागेगा, और जितना आप डेटा के नजदीक आएंगे आपके निबंध में, अन्य प्रश्नों में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाला है, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे कि भारत का कौन कौन से मेडिसिन में कितना योगदान है अमेरिका के मार्केट में, ठीक है। अगला, अब चंद्रयान 4 में अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेंस में 2017, 16, 15 में मंगलयान, रीसेट, चंद्रयान मिशन, ये सब के बारे में पूछा जा चुका है। तो जब चंद्रयान 4 जाएगा ना फिर से, ठीक है, तो इसके बारे में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इसलिए आप अभी से तैयार कर लें कि क्या है चंद्रयान 4, क्या करेगा। तो देखिए यहाँ लिखा है कि चंद्रयान 4, चंद्रयान 3 से हमने चंद्रमा पर लैंड किया, इसके बाद नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग है। चंद्रयान 4 हम मून पर लैंड करेंगे, सैटेलाइट वहां से सैंपल लेकर पृथ्वी में वापस आएगा, उस सैंपल का लैब में एनालिसिस होगा, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे। खास बात है, एक सैंपल लाने के लिए कोई इंसान नहीं जाएगा। तो एक प्रश्न बन सकता है ना, सैंपल लाने के लिए कोई इंसान गया था या जाएगा? नहीं, सैटेलाइट ही सैंपल लेकर आएगा। सैंपल इन रिटर्न अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीजें हैं। दूसरा, महिला सशक्तिकरण से आपको जोड़ती है, इसका एनालिसिस कभी हम करेंगे कि महिला यदि किसी प्रोजेक्ट से जुड़ जाए तो उस प्रोजेक्ट का की सफलता में कितनी कारगर साबित होती है, और एक महिला यदि आगे आती है तो कितना अपना 100% योगदान देने में कितनी वो आगे रहती है, इससे संबंधित है, ठीक है। ये CSR फंड से संबंधित है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे, मैं इसका एनालिसिस कल करूंगा। CSR क्या होता है फंड, ठीक है, क्यों अनिवार्य है, इससे क्या क्या लाभ मिलते हैं राज्य को। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ आखिर ये फंड या आ रहा है भी कि नहीं आ रहा है। पहला, आ रहा है तो इसका इस फंड के जो पैसे हैं, क्या जो पैसे हैं वो जा कहाँ रहे हैं, इससे आपको, क्योंकि आप प्रशासन में जानने वाले हैं, इससे आपकी एक समझ विकसित होती है कि अच्छा इस तरह से भी राज्य सरकार का इनकम का सोर्स है जो राज्य के विकास में योगदान देती है, ठीक है। ये भी आपकी सिर्फ समझ बढ़ाने के लिए है कि क्या क्या चीजें हैं। ये यहाँ मैं सिर्फ अभी थोड़ा सा इसमें वो करूंगा, आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस बार के निबंध में ऐसे 2024 में एक निबंध आया था, सांस्कृतिक प्रदूषण, ठीक है। तो क्यों सांस्कृतिक प्रदूषण हो रहा है, हमारी संस्कृति कैसे प्रदूषित हो रही है? क्योंकि हम ये सब भूल गए हैं। देख पाना, सुन पाना, महसूस कर पाना, हंसना, सोचना, दयालु होना, प्यार करना, ये सब हम भूल चुके हैं। आप जब ये पूरा ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी अगला न्यूज हम कल देखेंगे। थैंक यू सो मच।